चलिए साहब, गुड मॉर्निंग एंड good morning again. So we are talking about chapter number 5. We have studied the definition of money and there are two topics. बहुत सारे टॉपिक लिखे हैं आपकी बुक में, लेकिन सीबीएसई ने जो प्रेस्क्राइब किया है वो सिर्फ दो टॉपिक बेटा हमें प्रेस्क्राइब किए हैं. फर्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ मनी एंड सेकंड इज मनी सप्लाई. इस पूरे चैप्टर से सिर्फ ये दो टॉपिक ही बोर्ड में आएंगे, यानी कि बोर्ड की क्लास के लिए हमें प्रिपेयर करने हैं. फर्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ मनी, सेकंड इज मनी सप्लाई. मनी के बारे में वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज मनी. मनी की डेफिनेशन कल हमने दो मनी की डेफिनेशंस पढ़ी थी. फर्स्ट वाज मनी इज व्हाट मनी डज, और में करके हमने लिखा था मनी रेफर्स टू एनीथिंग व्हिच इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. तो इसमें अगर किसी ने अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है. देन टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट मनी सप्लाई. और देखिए मनी सप्लाई का प्रैक्टिकल या रियल लाइफ रेलेवेंस क्या होता है. आई डिस्कस कि आरबीआई ने इन 2016 कहा कि हम डिमोनेटाइजेशन करेंगे और जितनी भी मनी सर्कुलेशन में है वो वापस आ जाएगी. और हमें पता लग जाएगा कि अगर हमने सपोज कर लीजिए 100 रुपीज अपनी इकोनॉमी में सर्कुलेट किए हैं और हमारे पास 90 रुपीज का रिटर्न आता है, तो 10 रुपीज लोगों ने वापस नहीं किए हैं और लोग उस पैसे को वापस नहीं करते हैं जो ब्लैक मनी होती है, जो करप्शन की मनी होती है. ओके, तो हमें पता लग जाएगा कि दिस मच मनी इज ब्लैक मनी, जिसे हम ब्लैक मनी बोलते हैं ना, कि इतनी मनी जो है वो ब्लैक मनी है. ठीक है, ये सिंपल सा सीबीएसई आरबीआई का मेथोडोलॉजी होता है. अब दो बात आपने समझनी है, हालांकि आपकी बुक में वो ऑलरेडी लिखी हुई है. दो बातें आपने समझनी है. पहली बात आपने ये समझनी है, और ये रियल लाइफ लॉन्ग टर्म कनाडा जाने के बाद भी ये बातें काम आएंगी, कि जब आरबीआई के पास, देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात समझो. आरबीआई के पास नोट छापने की मशीन है और हम सब इंडियन हैं, तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं करती कि दिन रात 24/7 नोट प्रिंट करती रहे, पब्लिश करती रहे, नोट छापती रहे. बेटा कैमरा स्विच ऑन करो अरुमान सिंह. दिन रात नोट छापती रहे और क्या करे, हर साल 1 तारीख से 3 तारीख के बीच में, जैसे राशन मिलता है ना दुकानों पे, राशन समझते हैं, राशन की दुकान होती है गांव में, आपका राशन कार्ड होता है, आपको गेहूं चावल और चीनी मिलती है. ऐसे ही एक नोट की दुकान खोल ले और जितने भी लोग हैं सभी को 1-1 लाख का एक पैकेट दे दे. भाई कागज ही तो है, कागज ही तो छापना है. 1-1 लाख का एक पैकेट सबको मिल जाए, ये सबके घरों में आ जाए, ये सबके अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाए. ऐसा क्यों नहीं करती आरबीआई? पहले आप में से आंसर कीजिए, कौन करेगा? भाई हम सब इंडियन हैं और गवर्नमेंट का कहना है कि हम जो हैं, गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम तो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो इससे अच्छी भलाई क्या होगी कि मेरे पास हर महीने 1 लाख रुपए आ जाए, है ना. चलो राजवीर हुंडल ने पहले आंसर करना है, बेटा अनम्यूट करें. सर अगर ऐसा होगा तो काम कोई नहीं करेगा फिर. ओके, आपकी थोड़ी सी बात मेरी समझ में आई है, लेकिन नव्या आप बताओ बेटा, अनम्यूट करो नव्या. Sir, the price of money will fall. Value will not be as like it is now. उसका क्या इफेक्ट होगा? उसकी प्राइसेस गिर जाएंगे, मतलब वैल्यू, मनी की वैल्यू जो है वो गिर जाएगी. एग्जैक्टली और इस फिनोमिना को हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं इन्फ्लेशन. जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है. अब देखिए धीरे धीरे जैसे गर्मी बढ़ेगी ना, तो मैंगोज की सप्लाई बहुत बढ़ जाएगी, और वो मैंगो जो आज 120 रुपीज पर केजी है, वो 30 रुपीज 40 रुपीज पर केजी हो जाएगा. व्हाई इज दैट हैपनिंग? बिकॉज द सप्लाई ऑफ मैंगो हैज इंक्रीज. तो अगर मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो मनी की वैल्यू कम हो जाएगी, चीजें महंगी हो जाएंगी. ठीक है ना, तो इसलिए नहीं करते हैं. पहली बात, ये फंडामेंटल्स हैं, हमें क्लियर होने चाहिए, इसलिए तो मनी की सप्लाई नहीं बढ़ाते हैं. दूसरा क्वेश्चन ये है कि आरबीआई जब मनी को प्रिंट करती है तो क्या रूल एंड रेगुलेशन होता है, किस रूल एंड रेगुलेशन के अंडर रहकर वो मनी को प्रिंट करती है, क्या रूल फॉलो होता है मनी को प्रिंट करने में? मनदीप कौर, सूदन शर्मा, वीर प्रताप, स्टीफन सहोता. तुम सब इतने स्मार्ट लोगों को कैमरा स्विच ऑफ मत किया करो. यू ऑल ऑफ यू लुक वेरी गुड, वेरी डैशिंग. कैमरा स्विच ऑफ नहीं करना किसी ने भी. अरुमन, सूदन, हाँ वेरी गुड.
बताइए बेटा, मनी आरबीआई का मनी प्रिंट करने का क्या फॉर्मूला, क्या रूल एंड रेगुलेशन है? किसी को पता है तो यू कैन रेज योर हैंड, नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, इट इज अ न्यू थिंग। इफ बाई चांस एनीबडी नोज, पता है किसी को? ओके, वी हैव गॉट वंशिका अनम्यूट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गवर्नमेंट को उतना गोल्ड, फॉरेन करेंसी या फिर अदर जो रिजर्व्स हैं वो आरबीआई को उतनी वैल्यू के देने पड़ते हैं। जैसे अगर आरबीआई को 1000 करोड़ छापने हैं तो उतना देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, आरबीआई को, है ना, सोना फॉर एग्जांपल। गोल्ड हाँ, गोल्ड या anything फिर मतलब। फॉरेन करेंसी। ओके, उतना ही देना पड़ेगा। ओके बेटा, थैंक यू। एनीबडी एल्स? देखिए ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं आपकी जनरल नॉलेज के लिए, जर्नल अवेयरनेस के लिए, बाहर भी जाएंगे कोई एग्जाम क्लियर करेंगे, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। बेटा पहले ऐसे होता था, बस 1 मिनट में मैं समझा देता हूँ। पहले ऐसे होता था, जो वंशिका ने बताया है वो 1950 से पहले तक होता था। अगर आरबीआई को या किसी भी सेंट्रल बैंक को दुनिया में 1000 करोड़ के नोट छापने हैं, 1000 करोड़ की करेंसी छापनी है, तो उतनी वैल्यू का रिजर्व अपने पास रखना पड़ता था। क्यों रखना पड़ता था? एनी लॉजिक? ऋतिक से पूछते हैं, ऋतिक क्यों रखना पड़ता था? अनम्यूट करो, जो भी आपके माइंड में आंसर आ रहा है वो बताना है। सर क्योंकि इन केस वो मनी के ब्लैक मनी हो जाए, कुछ हो जाए, तो इकोनॉमी को चलाने के लिए फिर मनी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, इसलिए। ओके, एनीबडी एल्स? और कोई ट्राई करेगा? कोई सही गलत नहीं है, जो भी आप आंसर करेंगे वो सही होगा। प्रभजीत सिंह से पूछते हैं, प्रभजीत अनम्यूट करो। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, एनी लॉजिक, एनी रीजन? No, sir, I have no idea about this. ओके, व्हेन यू स्माइल यू लुक वेरी गुड, बट कीप फोकसिंग ऑन योर लैपटॉप और मोबाइल, है ना। जो पीछे बैठा है उनसे कहो कि जब तक मैं पढ़ूं तो बस मुझे पढ़ने दें, फिर बाद में मजाक करेंगे। थैंक यू। मैं सबको देखता रहता हूँ, मैं आपको ये बात बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आप सोचते होंगे कि इतने सारे बच्चे हैं, मैं सबको देखता हूँ बेटा। हाँ, आई कीप ऑन चेंजिंग माई स्क्रीन। आपको कैसे पता लगेगा मैं किसे देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ? मैं सबको इंडिविजुअली भी चेक करता हूँ, कलेक्टिवली भी चेक करता हूँ, तो फोकस जो है वो पूरा का पूरा स्क्रीन पे होना चाहिए। चलिए, और कोई ट्राई करेगा? एनीवन? ट्राई करो बेटा, ये ट्राई के पैसे थोड़ी ना है। नहीं कर रहा है कोई ट्राई। चलिए बेटा देखो, ऐसे होता है किसी भी करेंसी में, किसी भी नोट पे आप देखेंगे, जैसे हमारे नोट पे लिखा रहता है कि मैं धारक को इतने रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। बाई चांस कोई वॉर शुरू हो जाती है, कोई नेचुरल कैमिटी आ जाती है, कोई मैन मेड कैमिटी आ जाती है, कोई और चीज हो जाती है और आपकी करेंसी की वैल्यू खत्म हो जाती है, आपकी करेंसी की वैल्यू बिल्कुल गिर जाती है। अगर आप उसी कंट्री में रह रहे हैं तो आपको कैसे ना कैसे करके काम चलाना पड़ेगा। लेकिन सपोज कर लीजिए मैंने 100 करोड़ की इंडियन करेंसी रखी हुई है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ या कनाडा में रहता हूँ, कनाडा ज्यादा अच्छा लगता है हमें, तो मैं कनाडा में ही रहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और इंडियन करेंसी की वैल्यू 0 हो जाती है, तो मेरे 100 करोड़ की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो इन दैट केस आई कैन चार्ज, मैं आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस में जा सकता हूं और बोल सकता हूं कि ये 100 करोड़ रुपए रखे हैं, मुझे इनके बदले की वैल्यू चाहिए। तो वो वैल्यू में क्या देंगे मुझे? फॉरेन करेंसी, गोल्ड। समझे? जैसे बोलते हैं ना जमानत, एक उर्दू का अल्फाज होता है जमानत, आई डोंट नो व्हाट वुड यू से टू दैट, लेकिन वो शायद पंजाबी में भी उसे जमानत ही बोलते होंगे। कि जमानत क्या है, गारंटी क्या है? भाई किसी ने किसी से पैसे उधार लेने हैं तो जनरली वो ऐसे बोलता है, भाई इससे कहलवा दो मैं आपको दे दूंगा, तो उसकी जमानत ले रहा है, उसकी गारंटी ले रहा है। तो हमारी करेंसी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसकी क्या गारंटी है कि जो लोग उस करेंसी को होल्ड कर रहे हैं उनकी तो वैल्यू 0 हो गई ना, और उस वैल्यू के 0 होने में उनकी क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। तो वो अपनी करेंसी को लेके आरबीआई के पास जाएंगे और कहेंगे कि हमें इसके बदले की वैल्यू दो। जनरली ऐसा नहीं होता है, जनरली अगले 500 साल तक ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन ये इसका थ्योरेटिकल लॉजिक होता है। कोई नहीं लेके गया आज तक आरबीआई के पास अपना पैसा कि जी ये मेरा पैसा है और मुझे इसके बदले में कोई वैल्यू दे दो, कोई नहीं लेके जाता, ना कोई लेकर जाएगा। लेकिन ये इसका इकोनॉमिक लॉजिक है कि इन केस आपकी करेंसी की वैल्यू 0 हो जाती है, तो जो कोई उस करेंसी को होल्ड कर रहा है उसके क्या गारंटी है कि उसे उसकी वैल्यू वापस मिल जाएगी? उसे उसकी वैल्यू वापस मिलेगी जब वो आरबीआई के पास लेकर जाएगा और आरबीआई ने उस करेंसी को प्रिंट करने के लिए जो रिजर्व रखा हुआ है उस रिजर्व में से वो फॉरेन करेंसी या गोल्ड निकाल के उतनी वैल्यू का उसे दे देगा। ये लॉजिक समझ गए? अब आरबीआई क्यों होल्ड करता है रिजर्व को? पहली बात। दूसरी बात, पहले होता था कि जितनी करेंसी आपने प्रिंट करनी है उतनी ही वैल्यू या उतना ही रिजर्व होल्ड करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं होता है। अब आरबीआई ने एक रूल बना दिया है कि आपने सिर्फ हर बार जब आप नोट छापते हैं
एक बारी में जनरली 5500 करोड़ रुपीस प्रिंट होते हैं, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। एक बारी में जब आरबीआई मशीन चलाता है या प्रिंटिंग होती है तो उसका जो एक ट्रेंच बोलते हैं, उसे ट्रेंच बोलते हैं हिस्से को, TRENCHE। एक ट्रेंच में 5500 करोड़ रुपीस, यानी कि एक बार में एक शिफ्ट में 5500 करोड़ रुपीस प्रिंट होते हैं, और उसके लिए रिजर्व रखना पड़ता है सिर्फ 200 करोड़। दोनों बातें याद रखनी है। एक ट्रेंच में नोट कितने पब्लिश होते हैं? 5500 करोड़, और उसके लिए गारंटी या रिजर्व कितना रखना पड़ता है? ओनली 200 करोड़। और वो जो 200 करोड़ रुपीस रखने होते हैं बेटा, उसमें से 135 करोड़ की गोल्ड या गोल्ड बुलियन, जिसे हम सोने की ईंट बोल देते हैं कि भाई उसके पास तो वहां तो सोने की ईंट निकली है, दैट इज गोल्ड बुलियन। गोल्ड या गोल्ड बुलियन या सोने का बिस्किट जिसे बोल देते हैं, वो रखना पड़ता है। और 65 करोड़ रुपीस की फॉरेन करेंसी एंड फॉरेन सिक्योरिटीज रखनी पड़ती हैं। ऐसे मिलके 200 करोड़ बनते हैं। 200 करोड़ का रिजर्व रखेंगे, 5500 करोड़ की करेंसी प्रिंट कर देंगे, और प्रिंट करने के बाद उसे अपने रिजर्व में रखेंगे। और जब कभी बैंक्स को या दूसरे इंस्टीट्यूशंस को या सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरत पड़ेगी, उसमें से निकाल के दे देंगे। जब वो देते हैं तो उनके नंबर्स नोट कर लेते हैं कि इन नंबर की करेंसी हमने किसे दी है। तो टोटली उनके पास सारे नंबर रहते हैं कि किन नंबर्स की करेंसी है, और जब कभी उन्हें मिलान करना होता है तो वो देख लेते हैं कि किस सेक्टर को हमने कितना पैसा दिया हुआ है। टोटल को वो काउंट कर लेते हैं, तो पता लग जाता है कि उन्होंने कितनी मनी सप्लाई की हुई है इकोनॉमी में। ये तो मनी सप्लाई का सिंपल सा तरीका हुआ, कंसेप्ट हुआ, जिसके थ्रू आरबीआई मनी को प्रिंट करती है, उसे सर्कुलेट करती है और मेंटेन रखती है। कि उसे पता होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर आरबीआई को पता होता है कि हमने कितनी करेंसी मार्केट में पब्लिश की हुई है, कितनी करेंसी मार्केट में डाली हुई है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। कोई भी बात जनरल सी आपके माइंड में आ रही है वो भी आपने पूछनी है, या एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू आस्क। जितना हमने अभी डिस्कस किया है ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। इस तरीके से आरबीआई डे इन डे आउट कर रहा है। जो आप पढ़ रहे हैं वही रियल लाइफ में हो रहा है। इसमें से आपने कुछ पूछना है, पूछ लीजिए पहले। आई एम नॉट सीइंग एनी हैंड्स। सुदन, मनरीत, दिया, किसी ने कुछ पूछना है बेटा? नहीं पूछना है तो जल्दी से अपने रजिस्टर पर लिखिए टॉपिक मनी सप्लाई। रजिस्टर पर लिखिए अपने टॉपिक मनी सप्लाई। और मैं किसी का भी रजिस्टर देख सकता हूं कैमरे के थ्रू। तो यू मस्ट हैव अ रजिस्टर, यू मस्ट प्रिपेयर नोट्स, यू मस्ट सॉल्व द वर्कशीट्स। सब रिकॉर्ड है मेरे पास, और ऑनलाइन आपको पता है सब कुछ अपने आप ही रिकॉर्ड बन जाता है। मनी सप्लाई में लिखिए इट रेफर्स टू total volume of money held by public total volume of money held by public at a particular point of time, held by public at a particular point of time in an economy, particular point of time in an economy, full stop. It is, full stop, उसके बाद लिखेंगे it is a stock concept, it is a stock, जो stock का फ्लो पढ़ा था हमने, it is a stock concept, full stop.
it is a stock concept full stop. It includes, it is a stock concept full stop, फिर लिखेंगे it includes, include INCLUDES, it includes the money, it includes the money held by, it includes the money held by money using sector, held by money using sector, like it money using sector like individuals, like individuals and business firms. अब एक बार इस डेफिनेशन को पढ़िए ध्यान से पहले। एक बार इस डेफिनेशन को बहुत ध्यान से पढ़िए। इसमें से 3 बातें हैं जो मैं आपसे पूछने वाला हूं। देखो मैंने पहले ही बता दिया, 3 बातें पूछने वाला हूं मैं आपसे। और उनका आंसर आपने ही करना है। देख लिया ध्यान से सभी ने? चलिए, इसमें 3 बातें हैं बेटा। पहली बात तो ये है, एग्जामिनर कैसे आपसे पूछेगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने आपसे पूछना है वो ये पूछना है कि ये स्टॉक कंसेप्ट क्यों है। उसका आंसर इसमें ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, बिकॉज इट मेजर्स द वैल्यू ऑफ मनी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन द इकोनॉमी। किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो भी मेजर करते हैं वो स्टॉक कंसेप्ट हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, मनी यूजिंग सेक्टर। मनी यूजिंग सेक्टर होता है वो जो करेंसी को यूज करता है एक्चुअल ट्रांजैक्शंस के लिए। अगर आप देखेंगे तो किसी भी इकोनॉमी में 2 कैटेगरीज होती हैं, एक वो जो मनी को क्रिएट करते हैं, एक वो जो मनी को यूज करते हैं। आरबीआई प्लस कमर्शियल बैंक्स जो है वो मनी को क्रिएट करते हैं और सर्कुलेट करते हैं। कमर्शियल बैंक्स मनी को कैसे सर्कुलेट करते हैं ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, मनी सप्लाई के बाद हमने पढ़ना है। लेकिन रिजर्व बैंक या एंटायर बैंकिंग स्ट्रक्चर, एंटायर बैंकिंग सिस्टम जो होता है वो मनी को क्रिएट एंड सर्कुलेट करता है। और इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स, बिजनेस, दिस एंड दैट, ये सब मनी को यूज करते हैं। ये 2 बातें क्लियर हैं आपको? पहला स्टॉक कंसेप्ट होता है, दूसरा मनी यूजिंग सेक्टर के पास कितनी मनी है वो हमने इसमें मेजर करनी होती है। अब जब आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, या आई थिंक आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देख भी लिया होगा, M1, M2, M3, M4, 4 टाइप के मेजर होते हैं मनी सप्लाई के, है ना। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ पहले वाला है M1। तो नेक्स्ट लाइन में आपने वो लिखना है जो मैंने आपके चैट बॉक्स में भेज दिया। अपना चैट बॉक्स देखिए, M1 इज इक्वल्स टू C प्लस DD प्लस OD। M1 is equals to C plus DD plus OD। एक OD होता है, OD, ये OD है ना। लिख लिया आपने? अब एग्जामिनर क्या करेगा, नेक्स्ट आपसे पूछेगा M1 की इक्वेशन बताओ, तो आपने ये लिख देना है। अब एग्जामिनर इससे भी थोड़ा सा आगे जाएगा और आज आपने ये लिखा है C, DD, OD, इनके मीनिंग पूछेगा। तो इसलिए आपने नेक्स्ट लाइन में लिखना है C
इज इक्वल टू का साइन बना दीजिए। फिर लिखिए करेंसी एंड कॉइन्स, करेंसी एंड कॉइन्स यानी कि नोट और सिक्के, करेंसी एंड कॉइन्स, करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक, हेल्ड बाय पब्लिक, करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक। नेक्स्ट लाइन में लिखिए डीडी। आप लोगों ने तो नहीं देखा होगा, पहले डीडी का मतलब दूरदर्शन हुआ करता था, DD1, DD2, DD स्पोर्ट, DD न्यूज, आजकल ये चैनल आते हैं सब। तो डीडी का मतलब पहले दूरदर्शन हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर नहीं है। लिखिए डीडी का मतलब आप नेक्स्ट लाइन में डीडी, फिर इज इक्वल टू का साइन बनाइए। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक with commercial banks, demand deposits of public with commercial banks, demand deposits of public with commercial banks। डिमांड डिपॉजिट का मीनिंग कौन बताने वाला है मुझे? डिमांड डिपॉजिट का मतलब कौन बताने वाला है मुझे आप में से? यस ऋतिक, अनम्यूट करो बेटा। So the money which we deposit in bank and can withdraw it on a demand is known as demand deposit. एग्जैक्टली, सिंपल लैंग्वेज में जो पैसा आप बैंक में जमा करते हैं उसे किसी भी टाइम हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। अपने डिमांड, अपने डिपॉजिट्स को आप कभी भी वापस लेने की डिमांड कर सकते हैं। पहले तो ये होता था कि भाई बैंक बंद हो गया, अब तो कल ही पैसे मिलेंगे, चलिए वो भी एक्सेप्टेबल था, लेकिन अब तो ऑनलाइन पेमेंट है, एटीएम कार्ड है, यूपीआई है, ऑनलाइन ट्रांसफर है। तो रियल लाइफ में यानी कि रियलिटी में आप अपने पैसे को कभी भी बैंक से निकाल सकते हैं, इसीलिए हम इसे डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। और नेक्स्ट लाइन में लिखिए ओडी, ओडी, फिर इज इक्वल टू का साइन बनाइए। और इसे थोड़ा सा लिखिए पहले, फिर ध्यान से समझिएगा। अदर डिपॉजिट्स, अदर डिपॉजिट्स, ओ से अदर, डी से डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट्स held by RBI, other deposits held by RBI on behalf of foreign banks and governments, foreign banks and governments, comma, public financial institutions, public financial institutions, comma, वर्ल्ड बैंक, ये आपने नाम सुना होगा, वर्ल्ड बैंक, कॉमा, IMF, IMF एटसेट्रा, IMF एटसेट्रा। क्लियर? अब देखिए ओडी का मतलब क्या होता है। नंबर एक तो जैसे हमारा सेंट्रल बैंक है और हमारे फॉरेन कंट्रीज में ऑफिसेज हैं, उन्हें अगर पैसे की जरूरत पड़ जाती है एकदम से, तो पैसा कहाँ से मिलता है? हमारी गवर्नमेंट वहां के सेंट्रल बैंक में अपने बिहाफ पर कुछ पैसा हमेशा डिपॉजिट करके रखती है। ऐसे ही जो फॉरेन गवर्नमेंट्स और फॉरेन बैंक्स हैं, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स हैं, वो अपनी कंट्री की ईज के लिए हमेशा हमारे सेंट्रल बैंक के पास कुछ पैसा डिपॉजिट करके रखते हैं कि जब भी जरूरत पड़ेगी यूज कर लेंगे। उसके बाद पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का मतलब होता है LIC, LIC का नाम सुना है आपने, UTI, ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। ये बहुत ज्यादा पैसा मैनेज करते हैं, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़।
वो आरबीआई के पास रखते हैं। उसके बाद वर्ल्ड बैंक का नाम आप सबने सुना होगा, आईएमएफ का नाम भी सुना होगा। आईएमएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका भी कभी डिस्कशन करेंगे आगे जब टाइम आएगा तो, ठीक है। ये लोग आरबीआई के पास जो पैसा रखते हैं वो ओडी में आता है। ओडी में क्या नहीं आता है मैंने नहीं लिखवाया, लेकिन आपको याद रखना है, इंडियन गवर्नमेंट आरबीआई के पास जो पैसा जमा रखती है, यानी कि जो पैसा इंडियन गवर्नमेंट की बिहाफ पर आरबीआई के पास होता है वो ओडी में नहीं आता है। ओके, अब मैं 30 सेकेंड्स के लिए अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। जैसे ही मेरी स्क्रीन शेयर हो जाएगी आप में से सभी मुझे थम्स अप कर दें ताकि मुझे पता लग जाए, और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको दिखानी है वो मैं आपको दिखा दूं। ओके, I hope you guys can see this screen. Just give me a thumbs up very fast. एक थम्स अप दे दीजिए अगर आपको दिख रहा है। चलिए अब देखिए, ये डॉक्यूमेंट मैं थोड़ी देर में आपको सेंड करने वाला हूं जिसमें आपका क्वेश्चन पेपर का सजेस्टेड डिजाइन है। ये देखिए, ठीक है, ये आपका सिलेबस है इसमें 21-22 का, यानी कि अब आप 12th में आए तो ये आपका सिलेबस हो जाएगा। कितने कौन कौन सी यूनिट है और वो कितने मार्क्स की है इसमें लिखा हुआ है दोनों का। उसके बाद डिटेल्ड सिलेबस, जो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, मैंने आपसे कहा था ये सभी टॉपिक आप चेक कर लें। हमने चैप्टर नंबर 1 to चैप्टर नंबर 4 में जितना लिखा है नहीं लिखा है ये टॉपिक हमने कवर कर लिए। अब दूसरी यूनिट आती है मनी एंड बैंकिंग। तो मनी में देखिए हमें सिर्फ ये कवर करना था, मीनिंग एंड सप्लाई ऑफ मनी। दोनों टॉपिक मैंने आपको लिखा दिए हैं, हालांकि और बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं लेकिन वो हमें हमारे एग्जाम में नहीं आएंगी, ऐसे बोल सकते हैं, एग्जाम में नहीं आएंगी, हमने लर्न कर लेनी है। तो इसमें और भी बाकी लिखा हुआ है सब। क्वेश्चन पेपर का डिजाइन कैसे होगा वो भी इसमें लिखा हुआ है, कितने टाइप के क्वेश्चन कितने % आएंगे वो भी इसमें लिखा हुआ है। ये थोड़ी देर में मैं आपको शेयर कर लूंगा, ठीक है। तो आपने देखते रहना, और ये सभी सब्जेक्ट का होता है। जब कभी भी आप तैयारी करने बैठे, वो इंग्लिश है, फिजिकल एजुकेशन है, अकाउंटेंसी है, बीएसटी है, तो ये आप सीबीएसई की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं मिलता है मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। और आपने ये देखने की जिम्मेदारी आपकी है कि जो टॉपिक्स इसमें लिखे हैं क्या वो हमने कवर कर लिए हैं, क्या वो क्लास में हो गए हैं। नहीं हुए हैं तो आपने टीचर से रिक्वेस्ट करनी है कि सर ये टॉपिक हमें करा दीजिए। अव्वल तो ऐसी रिक्वेस्ट करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बट यू नीड टू बी अ वेरी अवेयर स्टूडेंट। अच्छे मार्क्स आपके आने हैं, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो फिर क्या होगा, जैसे मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आ जाएंगे, है ना। हाँ, तो अच्छे मार्क्स लाने हैं आपने। अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे, जब आप वो पूरा सिलेबस कवर करेंगे जो सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब किया है। वो आपको कैसे पता लगेगा, जब आप इस डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे हर सब्जेक्ट के लिए जो सीबीएसई की वेबसाइट पर अवेलेबल है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? एनी क्वेश्चन? वर्कशीट मैंने आपको फॉरवर्ड कर दी है, संडे की इवनिंग तक मैं वेट करूंगा। मंडे मॉर्निंग फिर जिसकी वर्कशीट नहीं आएगी उसका मैं नाम अलग से लिख लूंगा। बेटा ये सारे रिकॉर्ड तैयार करने होते हैं, तैयार करता हूं मैं पर्सनली, एंड यू नीड टू बी रेगुलर इन दीज क्लासेस। चलिए, एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? No question? Then thank you very much for joining this class. Have a nice day. Attend all other classes. Don't go out. Corona is spreading. Now we are around 3.5 lakh cases के पास आ गए हैं। घर में रहना है, अच्छे से सैनिटाइजेशन और सैनिटाइजर और मास्क का यूज करना है। घर में नहीं करना मास्क का यूज, बाहर जाने पे करना है। Thank you very much for joining this class. Have a nice day. Take care.